वेलकम गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडक्शन मशीन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्मूले डिराइव करना। तो देखिए, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो अगर हम इंडक्शन मशीन की बात करें तो इसमें दो इक्विवेलेंट सर्किट बन सकते हैं। दो इक्विवेलेंट सर्किट हम इस इंडक्शन मोटर में बना सकते हैं। पहला स्टेटर का, स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट। दूसरा हम बना सकते हैं रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो कैसा बनेगा स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट? स्टेटर का रेजिस्टेंस R1, स्टेटर का रिएक्टेंस S1 और शंट ब्रांच। जैसे ट्रांसफार्मर में शंट ब्रांच बनती है, ठीक उसी तरह से इंडक्शन मोटर के प्राइमरी में यानी कि स्टेटर में शंट ब्रांच बनेगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था सिंक्रोनस मशीन इज अ जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर। सब कुछ सेम है, वर्किंग प्रोसेस से लेके कंस्ट्रक्शन तक सब कुछ लगभग सिमिलर है। सिर्फ ट्रांसफार्मर स्टैटिक पीस ऑफ apparatus है, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। बट इंडक्शन में जो रोटर है वो रोटेट करता है, दैट्स इट। तो अभी तक हमने क्या देखा? ये है रोटर रेजिस्टेंस R1, ये है X1 दैट इज रिएक्टेंस, ये है RC, ये है XM। मैं सभी कुछ बताऊंगा कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I1, ये है वोल्टेज V1 यानी कि जो हम स्टेटर में सप्लाई दे रहे हैं। ये करंट जा रही है I0, यहाँ से करंट पहुंच गई IC, ये करंट पहुंच गई IM। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ लिख लीजिएगा। R1 क्या है? R1 है आपका रोटर स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस। X1 क्या है? X1 रिप्रेजेंट कर रहा है लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस। XM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? XM रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस से कौन सी करंट फ्लो हो रही है? IM, तो जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट जो इंडक्शन मोटर है वो क्यों ड्रॉ करती है? यूजफुल फ्लक्स को जनरेट करने के लिए। जो यूजफुल फ्लक्स जनरेट करने का काम है वो किसका है? मैग्नेटाइजिंग करंट का। और ये मैग्नेटाइजिंग करंट हमेशा हम शो कराते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस से फ्लो होते हुए। तो IM फ्लो हो रही है XM से। RC क्या है? कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस या कोर लॉस रेजिस्टेंस। और इस कोर लॉस रेजिस्टेंस से जो भी करंट फ्लो हो रही है हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं IC से। तो IC क्या हो जाएगा? कोर लॉस करंट या कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। करेक्ट। और I0 क्या हो जाएगा हमारा? नो लोड करंट। मतलब I0 दो पार्ट में डिवाइडेड है। I0 है हमारा नो लोड करंट। I0 हमारा दो चीजों को मिला के बना हुआ है, मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें नो लोड करंट मिल जाती है I0। और हमेशा हम नो लोड करंट को शंट ब्रांच से फ्लो होता हुआ शो करते हैं। जब हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में तो इसको मैं डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा रिक्वायर नहीं है। तो ये स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट में जो जो भी चीज़ें दी गई हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारा स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए अब हम चलते हैं रोटर इक्विवेलेंट सर्किट पे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है? R2
ये रिएक्टेंस है X2। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस रोटर में हम सप्लाई देने वाले हैं। तो रोटर में हम कौन सी सप्लाई देंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है तभी तो करंट फ्लो होता है, लेकिन रोटर का ईएमएफ स्लिप टाइम्स होता है, तो SE2। उसके बाद रोटर का रेजिस्टेंस, फिर जो रिएक्टेंस है वो भी स्लिप टाइम्स होता है, स्लिप टाइम्स ऑफ X2। ये सब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो है I2। तो बट हम इस तरह के सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी क्या है? इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम अपने मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद करिए। ये रिएक्टेंस और ये रेजिस्टेंस, यहां से हम R2, स्मॉल R2 ले रहे हैं तो स्मॉल R2 लीजिए, स्मॉल R2 ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ये हो जाएगा R2/S J X2 E2, करेक्ट। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? F। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर स्टेटर और रोटर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो हम कभी भी रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस को स्टेटर से रोटर में या रोटर से स्टेटर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, आइए देखते हैं। ये मैं कल बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे रोटर सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I2। तो सर्किट 1 को देखिए, इसे मान लेते हैं ये है हमारा सर्किट 1। तो अगर सर्किट 1, फ्रॉम सर्किट 1 करंट की वैल्यू अगर निकालते हैं I2, तो क्या आ जाएगा? SE2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। अगर यहीं से हम S कॉमन ले लें, स्लिप कॉमन ले लें या S स्क्वायर कॉमन ले लें, तो एक S बाहर आएगा, तो नीचे S से E वाला S कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या बचेगा? E2 डिवाइडेड बाई R2/S का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। X2 का स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन बन गया? ये बन गया इक्वेशन सर्किट 2 का, सर्किट 2 का। ये है हमारा सर्किट 2, करेक्ट है। तो एडवांटेज क्या है सर्किट 2 का? कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, रोटर की फ्रीक्वेंसी, वो सेम है स्टेटर फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब हम रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस को स्टेटर से रोटर या रोटर से स्टेटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अब हम टोटल इक्विवेलेंट सर्किट बना के देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट। अभी तक हमने स्टेटर का अलग बनाया था, रोटर का अलग बनाया था। अब हम दोनों को एक साथ बनाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रोटर है, मैं लेमन टाइप का डायग्राम बना रहा हूं, और यहाँ पे है स्टेटर। बीच में क्या होता है? एयर गैप। स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है? एयर गैप। तो पहले हम, सॉरी, ग्रीन कलर आपको आई होप दिख रहा होगा, राइट। चलिए यहां से हम क्या देते हैं, स्टेटर से सप्लाई, सही है। तो हम पहले स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेटर का सेम इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर का जैसे बनता है सर्किट, सेम उसी तरह से इसका भी बनता है इंडक्शन मशीन का। ये बन गया आपका स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट। स्टेटर में हम क्या सप्लाई दे रहे हैं? V1, मान लीजिए हम V1 दे रहे हैं। ये है स्टेटर का रेजिस्टेंस R1
ये है लीकेज रिएक्टेंस स्टेटर का X1, ये है कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमने सिंपली दिखा दिया स्टेटर का। अब हम बात कर लेते हैं रोटर की। बीच में क्या लगा हुआ है? एयर गैप। ये रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये है JX2, ये है R2/S। यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। ये है स्टेटर, इक्विवेलेंट सर्किट, ये है रोटर, इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि रोटर सर्किट को हमने मॉडिफाई किया था ताकि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर किया जा सके। तो ऊपर अपना नोट्स देखिए, जो सर्किट 2 है इसीलिए हमने उसको सर्किट 1 से सर्किट 2 में मॉडिफाई किया था। मतलब अब हम रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस को रोटर से स्टेटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नाउ रेफर सेकेंडरी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। So now we can refer secondary on primary side। करेक्ट। तो हम इस X2 को प्राइमरी साइड ला सकते हैं, सिमिलरली R2/S को भी प्राइमरी साइड ला सकते हैं। तो चलिए लेके आते हैं। जो स्टेटर है वो तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हम ट्रांसफर किसको कर रहे हैं? रोटर को। ये स्टेटर बन गया, स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट। सॉरी, रेजिस्टेंस भी तो बनाना है अभी। अब इसी में क्या ऐड कर दीजिए? रोटर वाला सर्किट ट्रांसफर करके। तो ये रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो सभी को एक साइड हमने ट्रांसफर कर लिया ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। ये R1 जैसा पहले था वैसा ही है, JX1, ये है RC, ये है JXM। अब JX2 को हमने रोटर से स्टेटर साइड ट्रांसफर किया तो JX2 को क्या लिख दिया हमने? JX2 डैश। सिमिलरली R2/S को जब हमने ट्रांसफर किया तो ये किसमें चेंज हो गया? R2-S में। करेक्ट। तो ट्रांसफॉर्मर को जब हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो क्या फॉर्मूला लगता है? यहाँ पे R2 डैश का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? R2 डैश इज इक्वल टू R2 N1 डैश अपॉन N2 डैश का स्क्वायर, X2 डैश इज इक्वल टू X2 क्या रहा होगा हमारा? रोटर का रिएक्टेंस। जब हमने उसको ट्रांसफर किया स्टेटर साइड तो हमने X2 को क्या लिख दिया? X2 डैश। अब X2 डैश की वैल्यू क्या हो गई? X2 मल्टीप्लाइड बाई N1 डैश अपॉन N2 डैश का स्क्वायर। बट हमने यहाँ पे N1 डैश और N2 डैश क्यों लिखा है? N1 और N2 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हमने इसमें वाइंडिंग फैक्टर को भी इंक्लूड कर लिया है। अगर कोई पूछता है कि N1 डैश अपॉन N2 डैश लिखने की क्या जरूरत थी, हम डायरेक्ट N1 अपॉन N2 भी तो लिख सकते थे। तो आप बोलिएगा कि N1 डैश इज इक्वल टू N1 वाइंडिंग फैक्टर 1, N2 डैश इज इक्वल टू N2 वाइंडिंग फैक्टर KW2। हमने वाइंडिंग फैक्टर भी इंक्लूड कर लिया है क्योंकि हमने ये माना है कि जो रोटर की वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब भी हम वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक वाइंडिंग फैक्टर आ जाता है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। तो अगर वाइंडिंग फैक्टर अगर डिस्ट्रीब्यूट हमने नहीं किया होता तब हम N1 और N2 लेते, बट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वाइंडिंग फैक्टर KW का टर्म आ गया
नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया N1 डैश और N2 डैश। अगर वाइंडिंग फैक्टर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप सिंक्रोनस मशीन वाला लेक्चर देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। चलिए चलते हैं। तो इस तरह से हमने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया। अब एक और चीज देखते हैं। अब यहां से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हमारा आसान हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब हम एक्चुअल में डिराइव करने वाले हैं। कुछ इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट हमने अभी तक देखा है। मान लेते हैं यहां से हम V1 सप्लाई दे रहे हैं। यह है रोटर स्टेटर का रेजिस्टेंस R1, यह है JX1, RC, JXM, JX2 डैश, R2 डैश बाई S। इसको वेरिएबल दिखा दीजिएगा। ऊपर हमने आई थिंक वेरिएबल नहीं दिखाया है। यस, वेरिएबल दिखाया है, तो वेरिएबल दिखा दीजिएगा क्योंकि ये जो R2 रेजिस्टेंस है ये अब वेरिएबल हो गया। बिकॉज किस पे डिपेंड कर रहा है इसकी वैल्यू? स्लिप पे, R2 डैश बाई स्लिप। करेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे हम करते क्या है कि यहाँ पे RC को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो लॉस है ये नो लोड लॉस या कोर लॉस वो बहुत कम हो रहा है, और कोर लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? RC। तो RC को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। करेक्ट। तो हमारे पास क्या बच रहा है? सिर्फ JXM। So solve this circuit by using Thevenin's। थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टर्मिनल है A, यहाँ पे टर्मिनल है B। सो थेवेनिन्स क्या बोलता है कि ओपन AB टर्मिनल या लोड टर्मिनल एंड मेजर वोल्टेज अक्रॉस इट कॉल्ड एज VTH। तो हम क्या करते हैं, A और B टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। तो हमने A और B टर्मिनल को ओपन कर लिया। यह है V1, R1, JX1, JXM, और यहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? थेवेनिन्स वोल्टेज। अब एक चीज मुझे बताइएगा, थेवेनिन्स वोल्टेज हम किसके अक्रॉस मेजर कर रहे हैं? थेवेनिन्स वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं XM के अक्रॉस। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? वोल्टेज डिवीजन रूल। फ्रॉम वोल्टेज डिवीजन रूल VTH इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज हम कितना सप्लाई कर रहे हैं? V1। किसके अक्रॉस सप्लाई कर रहे हैं? XM के अक्रॉस, JXM डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। तो R1 प्लस JX1 प्लस XM। टेक इट एज अ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट हम जानते हैं कि X1 प्लस XM का जो ओवरऑल सम है वो बड़ा है R1 से, तो वी कैन नेग्लेक्ट R1। एक बार नोट्स बनाते जाइए, बाकी सब कुछ आसान आसान हो जाएगा लास्ट में जब हम इसको समराइज करेंगे। तो VTH क्या हो जाएगा? V1 JXM डिवाइडेड बाई JX1 प्लस XM। तो J से J कैंसिल आउट हो गया, हमें VTH कितना मिल गया? V1 XM डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM। तो हमने VTH निकाल लिया। बट थेवेनिन्स क्या क्या बोलता है निकालने के लिए? थेवेनिन्स बोलता है आप थेवेनिन्स वोल्टेज भी निकालिए और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी निकालिए। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। Now let us calculate RTH। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं। तो एक ही वोल्टेज सोर्स से सप्लाई वोल्टेज V1
इसको हमने क्या किया है गाइस, शॉर्ट कर दिया। इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और हम निकाल रहे हैं RTH फ्रॉम ओपन टर्मिनल AB से। अब RTH निकालते हैं। RTH क्या है, R1 प्लस JX1 पैरेलल JXM, राइट। ये दोनों सीरीज में है, इसके पैरेलल में JXM। चलिए अब आप कर सकते हो आराम से, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। RTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस JX1 JXM डिवाइडेड बाई R1 प्लस JX1 प्लस XM। हमें फिर से पता है कि x1 प्लस XM की वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी होती है R1 से। x1 plus xm is very much greater than R1, so neglect R1। तो RTH कितनी आ जाएगी वैल्यू, RTH is equal to R1 plus JX1 JXM JX1 plus XM, करेक्ट। तो ये J से J कैंसिल आउट हो गया, RTH इज इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास, XM R1 प्लस JX1 XM डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM। इसको जो न्यूमरेटर है उसको अलग अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। XM R1 डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM प्लस JX1 XM अपॉन X1 प्लस XM। तो ये जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं रियल कंपोनेंट, दैट इज रेजिस्टेंस RE, और ये वाला जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं XE। तो RTH हमें कितना मिल गया यहां से, RTH मिल गया RE प्लस JXE। अब हमें RTH भी मिल चुका है और VTH भी मिल चुका है। तो चलिए थेवेनिन्स क्या बोलता है कि हम इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। VTH, सॉरी, इसको हम ZTH बोल सकते हैं क्योंकि R और X दोनों इंक्लूडेड है ना यहाँ पे, तो RTH ना बोल के हम इसे ZTH बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। थेवेनिन्स इम्पीडेंस। तो थेवेनिन्स क्या बोलता है, थेवेनिन्स वोल्टेज के साथ सीरीज में कौन होना चाहिए, थेवेनिन्स इम्पीडेंस, और इसके सीरीज में RL। ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा थेवेनिन्स का। तो VTH और ZTH किसको मिला के बना है, RE XE, और ये था टर्मिनल A, ये था टर्मिनल B जहां पे हमने लोड लगाया था। तो ये हो जाएगा VTH, ये है RE, ये है JXE, ये है टर्मिनल A, ये है टर्मिनल B। इसके बाद हम लगाते हैं लोड। लोड में हमने क्या लगाया था, एक रिएक्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये था X2 J X2 डैश, ये था R2 डैश बाई S, और S की वजह से ये रेजिस्टेंस क्या था, वेरिएबल।
तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था I2। चलिए I2 निकालने की कोशिश करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट I2? I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल इम्पिडेंस। तो वोल्टेज है यहाँ पे VTH, तो VTH डिवाइडेड बाई टोटल इम्पिडेंस यानी कि RE प्लस R2 डैश बाई S का स्क्वायर प्लस XE प्लस X2 डैश का स्क्वायर। टेक इट एज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कल हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास अगर आपको याद हो तो टॉर्क इज इक्वल टू एयर गैप पावर अपॉन ओमेगा एस। टेक इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और एयर गैप पावर हमने क्या पढ़ा है? एयर गैप पावर पढ़ा है हमने I2 स्क्वायर R2 डैश डिवाइडेड बाई स्लिप, दैट इज रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाई स्लिप। थर्ड, तो एक काम कर सकते हैं, I2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहां पे रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन थर्ड। तो एयर गैप पावर हमें कितना मिल जाएगा? सॉरी, इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा हमें? I2 इज इक्वल टू, सॉरी, एयर गैप पावर इज इक्वल टू I2 स्क्वायर, मतलब ये पूरे टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा? VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट हट जाएगा RE प्लस R2 डैश बाई S का स्क्वायर प्लस XE प्लस X2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्या है? R2 डैश बाई S। करेक्ट? इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इक्वेशन फोर्थ की वैल्यू जो एयर गैप पावर है उसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो हमें क्या मिल जाएगा? टॉर्क। सो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सेकेंड से हमें टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू m डिवाइड बाई ओमेगा s VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE प्लस R2 डैश बाई S स्क्वायर प्लस XE प्लस X2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 डैश बाई S। तो ये हमें टॉर्क का इक्वेशन मिल गया जो कि स्लिप के साथ इसका रिलेशन बता रहा है। और यहाँ पे m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फेजेस। अगर 3 फेज के लिए टॉर्क की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो m की वैल्यू 3 रख दीजिएगा। अगर सिंगल फेज के लिए आप निकाल रहे हो तो टॉर्क की वैल्यू रख दीजिएगा 1। इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। अब हमें ये टॉर्क की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन ये काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते हैं अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ये फॉर्मूला हमें यूज़ नहीं करना है, इसी से हम इसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे आसान बनाया जाए। तो एक काम करते हैं, एक्सएम को हम इनफाइनाइट पुट कर देते हैं। अगर हम एक्सएम को इनफाइनाइट पुट कर देते हैं तो एक्सी या आरसी को हम पहले ही हटा चुके हैं, क्योंकि हमने क्या मान लिया था? कोर लॉस नेग्लिजिबल है। एक्सएम को भी हम हटा देते हैं, मतलब लीकेज फ्लक्स क्या है? लीकेज फ्लक्स क्या है? बिल्कुल जीरो है। तो एक्सएम को हम मान लेते हैं इनफाइनाइट, मतलब शंट ब्रांच हमारी पूरी हट गई। तो अगर शंट ब्रांच हट गई है तो आप इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, R1 JX1
और टर्मिनल ये बन जाएगा हमारा A और B। तो V1 R1 JX1 ये है टर्मिनल A और B। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे सीधे VTH निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे एक XM लगा था, याद करिए XM, बट यहाँ पे XM को हमने क्या ले लिया, इनफाइनाइट, ये ब्रांच पूरी हट गई। अब हमें क्या करना है, VTH की वैल्यू निकालना है। तो VTH, ये पूरा का पूरा सर्किट ओपन है, मतलब ये V1 पूरा का पूरा इस VTH के पास अपीयर हो जाएगा, मतलब VTH इज इक्वल टू V1। और अगर हम RTH निकालना चाहें तो सप्लाई वोल्टेज को शॉर्ट कर दीजिए, सप्लाई वोल्टेज शॉर्ट हो गया और इक्विवेलेंट इंपीडेंस हम निकाल रहे हैं यहां से ZTH। तो ZTH की वैल्यू क्या बन जाएगी, R1 प्लस JX1। कंपेयर करिए पहले वाले इक्वेशन से, पहले वाले ZTH से। पहले वाला ZTH क्या है, ये देखिए RE प्लस JXE। अभी क्या है, R1 प्लस JX1, मतलब RE की जो वैल्यू है वो R1 हो गई, XE की जो वैल्यू थी वो X1 हो गई। सही है। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, ये वाला जो इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M अपॉन ओमेगा S। VTH अब क्या हो जाएगा, VTH की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो गई अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में, V1। तो V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE की वैल्यू क्या हो गई, R1 प्लस R2 डैश बाई S। ये मैंने ऊपर कैपिटल लेटर में लिख दिया है, लेकिन आप ट्राई करिएगा शॉर्ट स्मॉल लेटर में लिखने का। देखिए हमने कैपिटल में, आई थिंक मैंने लिख दिया है गलती से। यस, हमें RE और आप ट्राई करिएगा कि ये जो R2 लिखा है ना, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए। R2 डैश, क्योंकि हम शुरू से शॉर्ट में लिखते आ रहे हैं। ये R1 हमारा कैपिटल में ही रहेगा। चलिए, ये हो गया R1, R2 डैश बाई S प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप R1 लिख लीजिए या कैपिटल में लिख लीजिए या स्मॉल में लिख लीजिए, एक ही फॉलो करते आइए जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, XE है X1 के बराबर, प्लस क्या हो जाएगा X2 डैश का स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन करें, स्टेटर के इम्पिडेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेट अस नेग्लेक्ट स्टेटर इम्पिडेंस। हम इस टॉर्क के फॉर्मूला को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम स्टेटर इम्पिडेंस को नेग्लेक्ट करते हैं तो R1 0 हो जाता है, X1 0 हो जाता है, ये R1 और ये X1 क्या हो गया, 0। तो टॉर्क हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू M अपॉन ओमेगा S V1 स्क्वायर R2 डैश बाई S का स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S। ये जो टॉर्क हमें मिलेगा यह है अप्रॉक्सीमेट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। इससे आप बोलोगे अप्रॉक्सीमेट
टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जो ऊपर हमने निकाला था वो है एक्यूरेट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें ये टॉर्क की इक्वेशन मिल रही है, ये है अप्रॉक्सीमेट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे जो कि हम ट्राई करते हैं। केस 1, केस 1 व्हेन स्लिप इज लो। जब स्लिप की वैल्यू बहुत कम है तो R2 डैश बाई एस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू X2 डैश, मतलब X2 डैश कैन बी नेग्लेक्टेड। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 X2 कैन बी नेग्लेक्टेड, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन ओमेगा एस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 डैश बाई S का स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S। एक R2 डैश एक से चला गया, हमें क्या मिल रहा है m S V1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा S R2 डैश। तो टॉर्क कितना मिल गया हमें, टॉर्क इज इक्वल टू मिल गया m अपॉन ओमेगा S S V1 स्क्वायर अपॉन R2 डैश। मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, राइट। तो स्लिप लो कब होता है, रनिंग कंडीशन में, यानी कि फुल लोड कंडीशन में। सो ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर। ये एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब स्लिप की वैल्यू हाई है, केस 2। व्हेन स्लिप इज हाई, मतलब R2 डैश बाई S की वैल्यू बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू X2। So from equation 6, torque is equal to m upon omega s V1 स्क्वायर। अब R2 डैश बाई S की वैल्यू बहुत कम है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नीचे क्या बचेगा X2 डैश ओनली, X2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 डैश। यहाँ पे आप स्मॉल में लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है R2 डैश अपॉन S। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। जब स्लिप हाई है, स्लिप हाई कब होती है, स्टार्टिंग कंडीशन में। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। टॉर्क और स्लिप के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अभी यहाँ तक करिए। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम रोटर पावर फैक्टर से बात करेंगे कि रोटर पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है लो स्लिप का और हाई स्लिप का। तो आप नोट्स बनाते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा जहां जहां पे हमने स्मॉल लिया है वहां पे आपको स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक में रेजिस्टेंस R2 लेना है। जैसे यहाँ पे हमने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ भी गलत नहीं होगा आपका, बट एक बार हमने जो ले लिया है उसको ही लेके चलते हैं। यहाँ पे भी स्मॉल R2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी हो जाएगा स्मॉल R2 डैश, राइट, परफेक्ट।
ये R2 डैश, राइट। तो ये याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।